गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 7 मौर्य वंश और राजा अशोक इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। ये मौर्य वंश जो था जिसका राजा जो था अशोक ही था। इसका शासनकाल जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक के बारे में जैसे कि बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पर जो मौर्य वंश के में अशोक सबसे पहले हुए थे। अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था जो कि बहुत वीर और साहसी थे और चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान पंडित की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध के राजा धनानंद को हराया था और उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराकर यूनानी राजाओं का आगे बढ़ना रोक दिया था। उसके बाद में देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका बेटा बिंदुसार राजा बना और बिंदुसार के बाद में अशोक जो है राजा बना। ये भी चंद्रगुप्त की भांति बहुत ही वीर और साहसी थे। जब अशोक राजा बना तो उसने कलिंग नामक स्थान पर युद्ध किया और युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन युद्ध में जो है लाखों सैनिक जो हैं घायल हुए थे और अनेक स्त्री बच्चे जो हैं बेसहारा हो गए थे। इसी की घटना को देख करके उसको युद्ध में मिली जो सफलता है वह बेकार लगने लगी और वह संकल्प करता है कि वह कभी युद्ध नहीं करेगा। उसने यह भी निश्चित किया कि हथियारों से शत्रु को हराने की जगह धर्म के रास्ते चलकर लोगों के दिलों को जीतेगा, जिससे लोगों की भलाई हो सके। इसी भावनाओं को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उसने इन्हें चट्टानों पर भी खुदवाया था। तो अब हम लोग देखते हैं अशोक का धम्म। अशोक के धम्म के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। अशोक के धम्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। धम्म का पालन करने के लिए पूजा आदि की बात भी नहीं कही गई थी। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि व्रत उपवास नहीं, देवी देवताओं की पूजा नहीं, तो धम्म कैसा? दरअसल कलिंग युद्ध के भयंकर विनाश ने अशोक को उनकी सोच को काफी बदल दिया था। अशोक का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसा पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। अशोक जब लोगों को झूठ बोलते, गलत आचरण करते, मूक प्राणियों के बीच हिंसा करते और धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष करते देखता तो उसे बहुत दुख हुआ होता। उसने इन बातों पर विचार किया तो पाया कि राजा होने के कारण उसकी यह जिम्मेदारी है कि प्रजा को सही राह दिखाए। इस काम के लिए उसने धर्म महामात्र नामक अधिकारी रखे जो गांव-गांव, नगर-नगर के दौरे कर प्रजा को सही व्यवहार की बातें बताते थे। दूर दराज के क्षेत्रों में यही बातें उसने पत्थर के स्तंभों यानी कि खंभों और चट्टानों पर खुदवाया। क्या क्या खुदवाया था? यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में हजारों जानवर रोज मांस खाने के लिए मारे जाते थे। अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, जो 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। इस प्रकार से वो चट्टानों पर और स्तंभों पर ये सारी बातें जो है जनता तक पहुंचाने के लिए खुदवाता है। अपने माता और पिता की आज्ञा मानना अच्छा है। मित्रों, संबंधियों और श्रमणों को प्रति उदार भाव रखना चाहिए। थोड़ा ही व्यय और थोड़ा ही संचय अच्छा है। मतलब कि बहुत अधिक धन एकत्रित भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा धन जो है उसको व्यय भी यानी कि खर्च भी नहीं करना चाहिए। लोग विभिन्न अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही हो। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा फल मिलते हैं। वे क्या हैं? गुलामों और मजदूरों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना आदि। और उसी प्रकार एक और था, अपने धर्म के प्रचार में संयम से काम लेना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों ही गलत है। हर तरह से हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। अशोक ने ये संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा पाली में खुदवाया। और अब अशोक जो है लोगों की बोलचाल की भाषा पाली भाषा में ही क्यों खुदवाया? क्योंकि लोग जो हैं
कि लोग जो हैं यहाँ पर अपने संदेश जो भी है वहाँ की जो लोगों की जो बोलचाल की भाषा है, अगर उसी में ही खुदवाएगा तो लोग जो है उस भाषा को, जो भी संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको समझ पाएंगे। इसीलिए उसने पाली भाषा में इन संदेशों को खुदवाया। अशोक की शासन व्यवस्था। अशोक का राज्य बहुत विशाल था। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इतने बड़े राज्य पर शासन करना आसान नहीं था। शासन में उसकी सहायता के लिए योग्य लोगों का एक दल था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। विशाल राज्य की देखभाल के लिए उसे 4 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, पूर्व में तोसली और पश्चिम में उज्जैनी। इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। अनेक अधिकारी और कर्मचारी उन्हें सहयोग देते थे। ये कर्मचारी गांवों और शहरों में व्यवस्था को संभालते थे, किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से लगान वसूल करते और राजा की आज्ञा का पालन न करने वालों को दंड देते थे। उनके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी थे, जिन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था। वे राज्य भर का दौरा करते थे और शासन का काम देखते थे। इतना ही नहीं, प्रजा के सुख दुख को जानने तथा अधिकारियों के काम पर नजर रखने के लिए अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर के गांवों का दौरा करते थे। अब अशोक जो था वो अपने राज्य की देखरेख के लिए, उसका राज्य तो बहुत विशाल था, राज्य की देखभाल के लिए राजकुमार भी थे, कई कर्मचारी भी थे और कई अधिकारी भी थे। लेकिन उसके बावजूद अशोक जो था वो अपने राज्य की देखरेख के लिए स्वयं भी निकलता था और स्वयं भी निकलता था। इतना ही नहीं, प्रजा के सुख दुख को जानने और अधिकारियों पर नजर रखने के लिए अशोक जो है दूर दूर के गांवों पर दौरा करता था। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई सड़कें बनवाई, उनके दोनों तरफ छायादार व फलदार वृक्ष लगवाए, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए। इतने सारे कार्य जो है अपनी प्रजा के लिए अशोक के द्वारा करवाए गए, ताकि लोग जो है या प्रजा जो है उनसे खुश रहे। क्या आपको इतिहास का कोई और राजा याद है जिसने अशोक की तरह अपनी प्रजा को सुख पहुंचाने का प्रयत्न किया हो? यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तथापि वह सभी धर्मों का सम्मान करता था और उन्हें दान भी देता था। वह प्रजा से भी कहता था कि वे सभी धर्मों की बातें सुने और उनका सम्मान करें, यानी कि वे सभी धर्मों का सम्मान करता था। सभी धर्म के लिए उनके मन में आदर भाव था। अशोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने में मदद करता था। आज भारत सरकार के नोटों और कागजातों पर 4 सिंह वाली जो मूर्ति दिखाई देती है वह अशोक के समय की ही है। सारनाथ और दूसरी जगहों से प्राप्त स्तंभ और मूर्तियां कला के ऐसे नमूने हैं जो हमें आज भी अशोक की याद दिलाते हैं। तो यहाँ हम जो देखते हैं नोटों में या सिक्कों में जो 4 सिंह वाली मूर्तियां दिखाई देती हैं वे अशोक के समय का ही है। हमारे राष्ट्र ध्वज में जो चक्र दिखाई देता है वो भी अशोक के शासनकाल का ही है, जो कि सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। बच्चों आपको याद ही होगा कि पिछली कक्षा में आपने अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 सिंह वाली मूर्ति में सिंह के अतिरिक्त बैल, घोड़ा और 24 तीलियां या धारियों वाली चक्र की आकृति बनी हुई है। सिंह को शक्ति का, बैल को श्रम का, सिंह को शक्ति का यानी कि प्रतीक बताया गया। सिंह जो है शक्ति का प्रतीक है, बैल को श्रम का प्रतीक और घोड़ों को ऊर्जा का प्रतीक और गति का और चक्र को निरंतर कार्य करने और प्रगति का प्रतीक माना गया है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है केवल सत्य की ही जय होती है। अशोक के बाद मौर्य वंश करीब 50 वर्ष तक और चला। उसके बाद उसका स्थान अनेक छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया। राजा अशोक के दया, प्रेम, शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के कारण उनके सारनाथ स्तंभ शीर्ष को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। तो आप लोग राष्ट्रीय चिन्ह क्यों लिया गया है? आज ये अशोक के राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा कहाँ से लिया गया है ये भी जान गए हैं और क्यों लिया गया ये भी जान गए। तो इस प्रकार से आज ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।